हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा। क्लास है हमारी बीए, बीएड, बीएससी बीएड चतुर्थ वर्ष। सब्जेक्ट है हमारा एक समावेशी विद्यालय का सृजन। और मैं आपको टॉपिक लेके आई हूँ एक समावेशी शिक्षा के बारे में। मैं आपको बताऊँगी समावेशी शिक्षा क्या होती है, जो आजकल हमारे समावेशी शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उसके बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अब आप आगे सुनिए समावेशी शिक्षा का अर्थ। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ बताते हैं। जैसे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है ना। समावेशी शिक्षा का अर्थ, समावेशी शिक्षा क्या होती है? यानी समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंतर्गत विशिष्ट क्षमता वाले बालक, जैसे मंदबुद्धि बालक, कम अपाहिज बालक, विकलांग बालक, ये जो बालक हैं हमारे, इनको सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में, एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक के द्वारा जब शिक्षा प्रदान की जाती है, वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है ना। यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है कि जो हमारे बालक होते हैं, यानी एक होते हैं हमारे सामान्य बालक, एक होते हैं हमारे विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक तो हमारे नॉर्मल हो गए हैं, और जो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत हमारे आते हैं, उसमें प्रतिभाशाली बालक भी होते हैं, मंदबुद्धि भी होते हैं। यानी हर तरह के जो बालक हैं, इन सभी को एक साथ सामान्य बालकों के साथ एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के द्वारा जब एक ही छत के नीचे जब शिक्षा प्रदान की जाती है, तो वो हमारी समावेशी शिक्षा कहलाती है। अर्थात समावेशी शिक्षा का अर्थ है समायोजन या सामंजस्य स्थापित करना। अब आगे है हमारा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सभी के लिए समान शिक्षा की प्रक्रिया, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था इससे पहले कि सभी के लिए। तो सभी में हमारे जो है सामान्य बालक भी आ गए और हमारे वो विशिष्ट बालक भी आ गए, है ना। जैसे हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में सभी प्रकार के बालक सामान्य नहीं होते। कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अब ये विशेषताएं हमारी जैसे हो गई शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक या सामाजिक भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार जो बालक हमारे सामान्य बालकों से अलग दिखाई देते हैं, तो वो हमारे होते हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। और सामान्य बालक हमारे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सामान्य बालक हमारे नॉर्मल यानी जो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं, वो बालक हमारे आते हैं। जैसे शारीरिक रूप से सुडौल हैं, स्वस्थ हैं, वो बालक आते हैं हमारे सामान्य बालकों की श्रेणी में। तो यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि सभी के लिए समान शिक्षा की प्रक्रिया, यानी किसी के साथ भी कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी है। तो उसमें जो हमारे सामान्य और विशिष्ट बालक हैं, यानी सामान्य बालक प्लस विशिष्ट बालक। तो सामान्य बालक हमारे यानी वो मानसिक बीमारियों से दूर होते हैं, जीवन के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, उनके अंदर स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि की भावना होती है, और वो जीवन के प्रति आशावादी होते हैं, सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, व्यवहारिक होते हैं, संतोषी स्वभाव के होते हैं, सोचने समझने की शक्ति उनकी उत्तम होती है। तो वो हमारे सामान्य बालकों के प्रति आते हैं। अब जो विशिष्ट बालक है, तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में जो आते हैं उनके बारे में आप सुनिएगा। तो ये विशिष्ट बालक है यानी जो सामान्य बालकों से अलग हैं। ये जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि विशिष्ट बालक वे होते हैं जो किसी एक या अनेक गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए जो है हमें शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध करना पड़ता है। तो उसमें हमारे बालक आ जाते हैं, तीव्र बुद्धि बालक भी आ जाते हैं, हमारे मंदबुद्धि बालक भी आ जाते हैं, है ना। अब आगे देखिएगा, उसमें हमारे तीव्र बुद्धि बालक और मंदबुद्धि बालक। जैसे हमारे तीव्र बुद्धि बालक हैं, तो तीव्र बुद्धि बालक हमारे जो आते हैं, यानी जो हमारे जिनका दिमाग जो होता है बहुत तेज़ गति से चलता है,
है ना, जो यानी जिनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो हमारे तीव्र बालकों की श्रेणी में आते हैं। और मंदबुद्धि जो जिनको हमें बार बार किसी भी बात को बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, वो हमारी मंदबुद्धि के अंतर्गत आ जाते हैं। अब तीसरा आता है हमारे प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो होते हैं हमारे कि जो इंटेलिजेंट हैं। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो हमारे इंटेलिजेंट होते हैं, यानी वो उनको अलग तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है। वो जो सामान्य बालकों के साथ ही जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो हमारे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब आता है पिछड़े बालक। पिछड़े बालक जो आते हैं हमारे वो, और पिछड़े और वंचित बालक। तो पिछड़े और वंचित बालक जो होते हैं हमारे वो किसी भी, जैसे कोई बच्चा कहीं अपने अपने माँ बाप से अलग रह रहा है ना, अपने माँ बाप से अलग रह रहा है और अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो बालक हमारे पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। जैसे या फिर हम कह दें कि जिनके माँ बाप नहीं हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जो दूर रह रहे हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो वो बालक हमारे पिछड़े बालक और वंचित बालकों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा नंबर 5 है शारीरिक या मानसिक विकलांग। तो शारीरिक और मानसिक विकलांगता भी जो होती है हमारी वो कई प्रकार की होती है ना, कई प्रकार की होती है शारीरिक और मानसिक विकलांगता। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी उनमें शक्ति नहीं है, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, यानी सेल्फ डिपेंड नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। और जो मानसिक रूप से भी विकलांग है, तो वो हमारे बालक आ जाते हैं मानसिक विकलांग के अंतर्गत। तो ये समावेशी शिक्षा की शुरुआत 1975 में अमेरिका में हुई, है ना। अब आगे आप देखिएगा, समावेशी शिक्षा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। समावेशी शिक्षा को हमने 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं शारीरिक और विकलांग बालक। तो शारीरिक और विकलांग बालक जो होते हैं वो हमारे आते हैं सबसे पहले दृष्टिबाधित, है ना, यानी जो दृष्टिबाधित होते हैं। दूसरे आते हैं हमारे श्रवणबाधित, फिर नंबर 3 वाक्दोष, नंबर 4 अस्थिबाधित। अब ये हमारे जो हमने पहले हैं आपको बताए हैं कि दृष्टिबाधित, तो इसमें कुछ बच्चे आंशिक रूप से भी बाधित होते हैं, कुछ औसत रूप से भी बाधित होते हैं, कुछ होते हैं पूर्ण दिव्यांग, है ना। अब आप सुनिए, सबसे पहले दृष्टिबाधित के बारे में अच्छे से समझिएगा। दृष्टि दोष जो होता है बालकों में प्रायः 2 प्रकार की दृष्टि दोष होती हैं। एक तो होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो ये जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, यानी कक्षा में जब दृष्टिबाधित बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो है, तो ये इनको क्या है, जब इनको अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है तो हम उन बच्चों को क्या है आगे बिठाते हैं, है ना। और जिनको ठीक से दिख रहा है वो तो नॉर्मल बच्चे जो होते हैं हमारे सामान्य, तो वो तो कहीं भी बैठ जाए वो तो पढ़ लेंगे आराम से। तो दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो जो होते हैं उनको हम आगे बिठाते हैं, और उनके लिए जो होते हैं हम मोटे मोटे अक्षरों वाली किताबों की व्यवस्था करते हैं। तो दृष्टि दोष जो होता है हमारे बालकों का पता निरीक्षण विधि के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो ऐसे बालकों का पता लग जाने के पश्चात नेत्र विशेषज्ञ या नेत्रों के डॉक्टर से आवश्यक सलाह भी ली जाती है और उनका उचित इलाज कराना चाहिए। तो ये हमारे आते हैं दृष्टिबाधित के अंतर्गत। अब दूसरा आता है हमारा श्रवणबाधित, श्रवण दोष, यानी हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, है ना। इससे पहले हमारा था विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। अब श्रवणबाधित है हमारा जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी श्रवण दोष भी जो होता है बालकों में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्रवण दोष वाले बालकों को कई प्रकार का सामना करना पड़ता है, कई समस्याओं का। सुनना और बोलना दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो जब बच्चा ठीक से सुन नहीं सकता, यानी उसमें श्रवण दोष है, तो वो अच्छे से बच्चा सुन नहीं सकता। तो श्रवण दोष भी जो होता है वो आंशिक और पूर्ण रूप से भी हो सकता है। तो आंशिक श्रवण दोष का पता काफ़ी देर से लगता है, लेकिन और बालक के व्यवहार के द्वारा हम श्रवण दोष का पता लगा सकते हैं कि यदि हम जब कोई बात बोल रहे हैं तो बच्चा जो है उसको सुन नहीं पा रहा है, तो ये दोष जो है हम बच्चे का उसके निरीक्षण करने के बाद ही लगा सकते हैं। तो इसमें भी भाई बच्चों को क्या है, इसका भी उचित इलाज करवाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब तीसरा हमारा आता है वाक दोष,
यानी वाणी दोष, यानी बोलने में बच्चा क्लास में पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है लेकिन जब वो बोलता है तो वो हकलाता है, तुतलाता है। इस तरह की जो समस्याएं आती हैं वो उसके सामने देखने को आती हैं कि बच्चा थोड़ा बोलते पे हकला रहा है, लेकिन वो शर्म के मारे फिर वो कक्षा में क्या है आंसर देने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उसको शर्म आती है कि मैं अगर बोलूँगा तो क्लास हंसी बनाएगी। और कहीं कहीं तो क्या है टीचर भी हंसी बनाते हैं, तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो ये जो वाक दोष है हमारा, वाणी दोष जो, तो ये भी जो है बालकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसमें भी। तो बालकों को जो है इसके व्यवहारों की गहराई से अध्ययन करके पता लगाना चाहिए भाई इसमें वाणी दोष है या नहीं। तो बच्चा जो हकलाता है तुतलाता है तो वो उसका क्या क्या कहते हैं हम उसको वाक दोष, यानी बोलने में जब तुतला रहा है हकला रहा है तो वो होता है हमारा वाणी दोष। ठीक है, अब अगला आता है हमारा अस्थिबाधित। अस्थिबाधित यानी जो है किसी प्रकार का जो उसमें अस्थिबाधित यानी शारीरिक दोष जो होते हैं, बालकों के अंगों में असंतुलन, लड़खड़ाकर चलना, या वो जब लिख रहा है लिखने में उसे प्रॉब्लम है, उसके हाथ में किसी प्रकार की कोई समस्या है, हाथ टेढ़ा है, कुछ भी कह सकते हैं हम अस्थिबाधित, उसका हाथ टेढ़ा है, लिखने में उसको समस्या महसूस हो रही है, यानी शरीर की मांसपेशियों में संतुलन अथवा समन्वय का अभाव, शरीर की मांसपेशियों में संतुलन और या समन्वय का अभाव जो है, या फिर चलते समय या इसके पैर में किसी प्रकार का कोई दोष है जो चलते समय किसी लाठी या बैसाखी आदि का सहारा ले रहा है, तो ये अस्थिबाधित जो होता है हमारा वो भी कई प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यानी अधिगम अक्षमता, अब आता है नंबर 2 हमारा अधिगम अक्षमता। यानी बच्चा जो है, अधिगम मीन्स समझना सीखना है ना, अधिगम मीन्स सीखना। तो सीखने में जो है बच्चा जो है वो अक्षम है, यानी सक्षम नहीं है पूर्ण रूप से, अक्षमता यानी सीखने में जो है वो अक्षम है, यानी उसको अक्षमता महसूस हो रही है, जैसे पढ़ने लिखने बोलने में अक्षमता होती है, वो हमारा अधिगम अक्षमता के अनुकूल आता है। अब अगला आता है हमारा नंबर 3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। यानी इसमें जो है हमारे हर तरह के बच्चे होते हैं, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, निर्धन और पिछड़े वर्ग के बच्चे। तो ये इन सभियों को जो है हमें जब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जब हम उसे पढ़ा रहे हैं तो हमें किसी भी बच्चे के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है कि वो बच्चा किस जाति का है क्या है, सभी को जो है एक समान तरीके से पढ़ाना है। अब NCERT के अनुसार जिसको हम कहते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, इसके अनुसार जो हम कहते हैं समावेशी शिक्षा में, यानी धर्म, जाति, लिंग, समाज आदि के आधार पर बिना भेदभाव के ही विद्यालय में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाती है। जैसे धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, यानी चाहे वो किसी भी जाति का है, उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, यानी किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। लिंग के अनुसार, यानी हम कह सकते हैं लड़के लड़की के साथ, लड़का या लड़की किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। पहले के ज़माने में क्या था कि लड़कियों को लोग घर में बैठा लेते थे कि भाई तुझे तो चौका चूल्हा करना है, और लड़कों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते थे। तो ये भी गलत है भाई। आजकल किसी के भी साथ यानी लिंग यानी किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, तो सभी को समान रूप से हमें शिक्षा देनी है। समाज, परिवार आदि सभी के आधार पर बिना भेदभाव के भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, तो वो हमारा सब समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद हमारा आता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। अब आप उद्देश्यों को पढ़िएगा। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है अक्षम बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। यानी जो हमारे अक्षम बालक हैं, जो समाज में आने से कतराते हैं, जब यदि कोई फंक्शन वगैरह होता है या सामाजिक कोई कार्य होता है तो उन बच्चों को जो है थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हम सबके साथ में नहीं जाएंगे, हम समाज में सम्मिलित नहीं होंगे,
किसी प्रोग्राम में हम अटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो है होते हैं वो अक्षम बालकों को, तो वो क्या है कि हमें जो है उनको शर्म आ रही है, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी प्रोग्राम अटेंड नहीं करेंगे अपनी अक्षमता के कारण। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यही है कि भाई समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अक्षम बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, कि भाई उन बच्चों को भी लाना है उनके साथ, सामान्य बच्चों के साथ में, भाई तुम लोग भी सामान्य बच्चों के साथ में आओ, कि उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से उनको जोड़ना है, जिससे वो अपने अंदर कोई गिलानी किसी प्रकार की कोई फील ना करें, है ना। तो इसके उद्देश्य जो होते हैं वो निम्न प्रकार हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि सबसे पहला आता है हमारा दिव्यांग बालकों की पहचान, यानी दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं की पहचान करना। दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं की पहचान करना, कि जो हमारे दिव्यांग बालक हैं उनकी पहचान किस तरह से की जाए, है ना। कि जो बच्चे ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो इनकी सबसे पहले उन बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करें कि इनको क्या समस्या है, भाई इनको स्कूल आने में या कॉलेज आने में किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उनकी आवश्यकताओं की सबसे पहले पहचान करना, फिर उसी के अकॉर्डिंग फिर उनको अपने स्कूलों में या विद्यालय में उसी के प्रकार की उनकी व्यवस्था की जाए। जैसे रैंप की व्यवस्था है ना, जो बच्चा चढ़ नहीं पाता है तो उनके लिए रैंप की व्यवस्था है, बैसाखी की व्यवस्था है। इस प्रकार की दिव्यांग बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान करना। अब अगला आता है हमारा बालकों की असमर्थताओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना, कि बालक की क्या क्या समस्या है, क्या क्या असमर्थता है बालक किस चीज़ से परेशान है, तो उसकी असमर्थताओं को पहले समझा जाए, यानी विशिष्ट बालकों के लिए जो है उसकी सारी असमर्थताओं का पता लगाकर उन्हें दूर किया जाए, और उनकी जो क्षमताएं हैं उनकी क्षमताओं का विकास और आत्मविश्वास को विकसित करना ही, और जिससे कि उन्हें भी विकसित होने का पूरा अधिकार है ना। अब अगला आता है हमारा विकृति युक्त बालकों को शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। जो हमारे विकृति युक्त बालक हैं, विशिष्ट बालक हैं जो हमारे, उनको जो है शिक्षण की सभी समस्याओं की जानकारी प्रदान करना, कि भाई शिक्षण में किस किस प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। अगला हमारा आता है विशिष्ट बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना। जो हमारे विशिष्ट बालक हैं, यानी जिनका जो है इनका जो विकास है, इनका सर्वांगीण विकास पर जोर देना और उनकी शिक्षा को मजबूती प्रदान करना। यानी विशिष्ट बालक जो हमारे हैं उनके बारे में सोचना और उनको आत्मनिर्भर बनाना, कि उनको सेल्फ डिपेंड बनाना है, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकें। आने वाले टाइम में उन्हें किसी की ज़रूरत ना हो और वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको संगीत कला में रुचि होती है, लेकिन वो दिव्यांग हैं, है ना, लेकिन उनको संगीत कला आदि में बहुत रुचि है, तो वो संगीत कला आदि से जो है अपने पूरा ज़िंदगी भर अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। अब अगला आता है हमारा विशिष्ट बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। जो मैं अभी आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे विशिष्ट बालक हैं उनको जिस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सारी समस्याओं को समझकर, शिक्षकों को भी उनकी सारी समस्याओं को समझकर उनको जो है समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। सबसे पहले तो उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, फिर उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, जिससे वो किसी के सामने अपनी गिलानी फील ना कर सकें। अब अगला आता है हमारा ये सुनिश्चित करना कि शारीरिक अपंगता शिक्षा के अवसरों को वंचित ना करे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई ये सुनिश्चित करना है, ये निश्चित करना है कि उनकी जो शारीरिक अपंगता है ना, जो उनके जिससे वो चल नहीं पा रहे हैं, ठीक से बैठ नहीं पा रहे हैं, लड़खड़ा कर चल रहे हैं या बैसाखी का सहारा लेकर चल रहे हैं, जो उनकी शारीरिक अपंगता है वो शिक्षा के अवसरों को वंचित ना करे, यानी उन्हें किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े कि जो उनके शिक्षा के जो उनको मौके मिल रहे हैं वो उसको वंचित ना कर सकें। तो इसलिए उनकी सारी समस्याओं का समाधान करना स्कूल या विद्यालय का ही कर्तव्य है कि भाई उनको, यदि वो चल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए रैंप वगैरह की व्यवस्था की जाए,
या व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था की जाए। तो सभी चीज़ों की, जिससे कि उनके शिक्षा के जो अवसर हैं वो उनको वंचित ना कर सकें। तो उन्हें शिक्षा के पूरे अवसर देना है ना। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाता है। यानी आपको ये पता ही है कि हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। साल 1992 से ये दिन मनाया जा रहा है, यानी इसकी शुरुआत जो है वो सन 1992 से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई है। इस दिन को मनाने का मेन मकसद क्या है? विकलांग लोगों के अधिकारों या कल्याण को प्रोत्साहित करना। जो हमारे विकलांग लोग हैं उनके अधिकारों, यानी उनको भी जीवन जीने का अधिकार है, उनको भी हर प्रकार की फैसिलिटीज देनी है, यानी वो अपने अधिकारों से वंचित ना रह सकें। इसलिए विकलांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को प्रोत्साहित करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको जागरूक करना है। तो ये आज हमने जो आपको इसके बारे में बताया, समावेशी शिक्षा का अर्थ, और हमने आपको इसके उद्देश्य समझाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आगे बताएंगे। धन्यवाद।